हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपकी 12th क्लास है और हिस्ट्री हमारा चल रहा है बेसिकली। और हमने ईंट, मनके, फलक, इन सब चीज़ों को देख चुके हैं। मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता को कहाँ कहाँ पर किस तरीके से बसाया गया है। कल हमने इन सारी चीज़ों को देख लिया है। सामाजिक विभिन्नताओं का जो अवलोकन है वो हमने किया। समाधान, इन सारी चीज़ों किया। शिल्प, चित्र, शिल्प उत्पादन के विषय में जो जानकारी मिली है वो हमने देख लिया है। इन सब चीज़ों पर हमने देख लिया। तो इतना हम लोग कल यहाँ तक पढ़ चुके थे। शिल्प उत्पादन के विषय की जो आपकी चर्चा थी वो हमने कर ली थी कि कैसे कहाँ पर मन के बनते थे, कहाँ पर शंख, कहाँ पर धातु निर्माण होता था, किस तरह के जो बाट वगैरह थे वो आपके बनते थे। और चौहनदुड़ो में कैसे एक छोटा उत्पादन शिल्प उद्योग का स्थान भी हमको प्राप्त हुआ है, तो हमने देखा है। इन सबको हमने देखने का और जानने का प्रयास किया है। क्लियर है। उत्कीर्णन और चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया है, कुछ पर उत्केरा गया है। मन के बनाने तकनीक का प्रयोग पदार्थ के अनुसार विभिन्नता थी। सेल खड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर था पर आसानी से कार्य हो रहा था। मन के सेल खड़ी के चूर्ण के लेप के सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। तो सेल खड़ी का चूर्ण था, उस चूर्ण का जो लेप था उस लेप से। ठोस पत्थर के बनने वाले केवल ज्यामितीय आकार के विपरीत ही विविधता के आकार मन के थे। सेल खड़ी सूक्ष्म पैमाने कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने के लिए पुरातात्विक के लिए ही एक पहेली बन गया। पुरातात्विक द्वारा किए गए प्रयोग में दर्शाता है कि कॉलियन लाल रंग, पीले रंग और कच्चे माल उत्पादन में विभिन्न चरणों में मनकों को आग में फेंक कर प्राप्त किया था। पत्थर के पिंडों पर आप परिष्कृत आकार के तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से सर्प निकाल कर इन्हें असमित रूप से दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इन्हें छेद करने के साथ एक पूरी प्रक्रिया होती थी। चौहदुड़ो, लोथल आली में धोलावीरा को छेद करने वाले विशेष उपकरण भी मिले। नागेश्वर बालकोट में चिन्हित कर आप पाएंगे कि दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित थीं। वस्तु जिसमें चूड़ियां, कछहरियां, पिचकारी वस्तुएं सम्मिलित हैं, के निर्माण में विशिष्ट केंद्र हैं जहां पर ये माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इस प्रकार यह संभव है कि चौहदुड़ो, लोथल से तैयार माल मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों में ले जाया जाता था। देख लिया। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी प्रकार का? आप एक बार देख लीजिए। आगे बढ़े। उत्पादन केंद्रों की पहचान। शिल्प उत्पादन में केंद्रों की पहचान के लिए पुरातात्विक सामान्यतः निम्नलिखित प्रयास बिंदु शंख, दांत, अयस्क जैसे कच्चे माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं त्याग दिया करते हैं और माल, कूला, करकट, ये सब चीजें इसमें आपको दिखाई देती है। क्लियर है। यहां तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के लिए सबसे अच्छे संकेत हैं। उदाहरण के लिए वस्तु निर्माण के लिए शंख पत्थर को काटा जाता है और इन पत्थरों के टुकड़ों को टुकड़ों के रूप में उत्पादन के साथ आपका फेंक दिया जाता है। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार में वस्तु बनाने के लिए प्रयोग किया था। मान लीजिए कोई टुकड़ा बड़ा है तो उसका छोटी वस्तु के रूप में उसको बनाया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों का कार्यस्थल पर ही छोड़ देता था। ये टुकड़े संकेत करते हैं कि विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। या जो शिल्प उत्पादन है उसका कार्य ये लोग आपके करते हैं।
क्लियर है। माल प्राप्त करने वाली संबंधित नीति, जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था, जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो, जैसे आपके पत्थर, लकड़ी, धातु जड़ों मैदान को मांगते थे। बैलगाड़ी मिट्टी खिलौने के प्रतिरूप के संकेत हैं। सामान गोलाकार द्वारा स्थल परिवहन और महत्वपूर्ण है, और संभवतः सिंधु उपनदी के बगल में नदी मार्ग और साथ ही स्थानीय, ये सारी चीजें हमें इसमें आपका दिखाई दी। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे आने वाला जीत का माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। उदाहरण के लिए इन्हें नागेश्वर और बालाकोट में जहां असंख्यक आसानी से उपलब्ध हो बस्ती अपनाई थी। कुछ पुरास्थल अफगानिस्तान सुतगोई कीमती मानते हैं, और नीले रंग के पत्थर मणि सबसे अच्छे स्रोत हैं। लोथल जो कि किन्नल गुजरात के भड़ोच, शेरखड़ी दक्षिण राजस्थान उत्तरी गुजरात, धातु के राजस्थान के निकट से स्थित है। ये सारी चीजें यहां से देखने के लिए मिलती है। ठीक, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए एक अन्य नीति थी राजस्थान के खेतड़ी आंचल। तांबे के लिए दक्षिण में भारत, सोने के लिए जैसे अभियान भेजना। अभियानों के मध्य स्थानीय समुदाय संपर्क स्थापित किया करते थे। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पा पुरातात्विक ऐसे संपर्क के संकेत थे, जिसे खेतड़ी क्षेत्र में साक्ष्य को पुरातात्विक गणेश जोत परंपरा का नाम दिया गया। संस्कृति में विशिष्ट महाभ्रतबांड हड़प्पाई भ्रतबांड से भिन्न थी। ये तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली है। ऐसा संभव है कि क्षेत्र में हड़प्पाई सभ्यता के लोग तांबा भेजते थे। कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो आपका इन क्षेत्रों में आपका तांबा या ये सारी चीजों को आप भेजा करते थे, या ये चीजें हमको यहाँ पर देखने के लिए। देख लिया, आगे बढ़े। ये है भूमध्य सागर, ये कैस्पियन, ये रेड सी, अरब सागर, और ये गुजरात वाला रीजन सुतकाड, और ये इस तरीके से भारत है पूरा। क्लियर है, ये आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। ध्यान रहेगा, आगे बढ़े। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। हाल ही में पुरातात्विक खोज को इंगित करता है तांबा अरब प्रायद्वीप दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित है, और रासायनिक विश्लेषण द्वारा ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरातात्विक स्थल दोनों निकले हैं, जहां पर सादा उद्भव है। संकेत हम लोगों को मिलते हैं, और संपर्क और संकेत भी मिले। विशिष्ट प्रकार के पात्र हैं। एक बड़ा हड़प्पाई बर्तन है जिसके ऊपर मिट्टी है, और मिट्टी की मोटी चरत है। ओमानी स्थल है, और यहाँ पर ये सारी चीज दिखाई देती है। क्लियर है, और हर संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इस पात्र में सामान को ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। तो ये ओमान का पाप का तांबा है, इसी को ओमानी तांबा कहा गया है, जिसके माध्यम से वो मर्तमान चीजों को ट्रांसफर करते थे, एक चीज को के बदले में दूसरी चीज को आपका लिया करते। क्लियर है, ये आप इसमें देख सकते हैं। आगे बढ़ जाए। मेसोपोटामिया एक विशिष्ट बेलनाकार मोहर है, परंतु इस पर उबरदार वृक्ष का चित्र सिंधु नदी क्षेत्र में बनाया गया प्रतीक हम इसमें देखें। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में
मोसोपोटामिया के लेख में मगन जो संभव ओमान के लिए प्रयुक्त था, नमक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिले हैं। रोमांचक बात यह है कि मोसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे से निकिल के अंश भी मिले, लंबी दूरी के संपर्क की ओर संकेत करते हैं। और प्रतात्विक खोज, हड़प्पाई मोहर, बाट, मन के पासे, ये सब आपके हैं इस संदर्भ में देखा जाता है कि मोसोपोटामिया यानी कि दिलमुन यानी कि जो बहरीन की सभ्यता थी, मगान तथा मेहुला संभव हड़प्पा क्षेत्र में प्रयोग था, संपर्क की जानकारी मिली है। और यह है लेख सुलह से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए कार्नियल, जाविदमणि, तांबा, सोना, विविध प्रकार की लकड़ियां हैं जो मेहुला की विषय में एक मोसोपोटामिया का मिथक यह बात है कि तुम्हारा पक्षी हाजी हो गया है और आवाज प्रसाद में सुनाई दी है। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा मोर था, क्या नाम उस पर अपनी आवाज मिली है। ऐसा संभव है कि ओमान बहरीन मोसोपोटामिया के संपर्क में केंद्रित मार्ग से था। मोसोपोटामिया का लेख मूलतः नाविकों का देश था, जहां इनके अतिरिक्त और मोहरों और जहाज तथा नाव इत्यादि मिले। तो बहरीन से मिला एक गोलाकार यानी कि फारसी खाड़ी से प्रकार एक मोहर है जो हमको मिली है। और यहाँ पर स्थानीय चीजों की जो रोमांचक जानकारी है, यह सब चीजें हमको प्राप्त कराती है। क्लियर है? हो गया? आगे बढ़े। अब देखिए, तो ये कुछ मोहरें थी जो आपने देखी अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से। ये सब मोहरें आपको हमने यहाँ देख ली। क्लियर है? जिनकी जानकारी हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिलती। क्लियर है? अब देखिए, ये देख रहे हैं आप, एक नाविक जैसा, नाव जैसा आकार की हमें आकृति भी यहां से मिली। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये कुछ आप निशानों को, चित्रों को देख सकते हैं। सूचना पट पर ये कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। देखिए, ये कुछ अक्षर हैं। दिखाई दे रहे हैं अक्षर आपको? मोहरे और मुद्रांकन। अब देखिए, मोहरे और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थाला दूसरे स्थान तक भेजा गया है, उसका मुख्य रस्सी से बांधा गया है और गांठ की थोड़ी सी गीली मिट्टी जमा कर रखी गई है और अधिक मोहर से दबाया गया है। मिट्टी पर मोहर की छाप पड़ गई। इससे थैले अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा। इसका अर्थ है कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। मुद्रांकन का प्रेक्षण की पहचान का पता लगता है। आप देखते हैं, आज भी आप कुछ कोरियर करते हैं, कुछ सामान पैक करते हैं, उस पर सील होती है। यही सील है आपकी मुद्रांकन, इसी की बात कर रहे हैं। जो पैकेट कर रहे हैं, बंद होता है, उस पर एक मोहर लगा दी जाती है, ये उसी की बात कर रहा है। ऐसी ही मोहर होती है, तो पहचान नहीं थी। एक रहस्यमयी लिपि, सामान्यतः हड़प्पा मोहरों में एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक का नाम या आपके पदवी को दर्शाता है। यह सुझाव दिया जाता है कि इन पर बना चित्र है, आमतौर पर जानवर, अनपढ़ लोगों को संकेत के रूप में इसका अर्थ बताता है कि भाई क्या है, कहां से है, कैसा संकेत है, ये सब इंडिकेट बताता है। ठीक, अधिकांश अभिलेखित अपचित है। सबसे लंबी अभिलेख में लगभग इतनी है। हाल ही में लिपिक आज भी नहीं पढ़ पाए हैं। कह रहे कुछ चीज ऐसे चिन्ह मिले हैं जो लिपक हैं जो आज भी नहीं पढ़ पाए। निश्चित रूप से वर्णमालीय प्रत्येक चिन्ह या स्वर को दर्शाया नहीं गया है, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है। लगभग 3,375 से लेकर 400 के बीच है। लिपि जो है आपका राइट टू लेफ्ट लिखी गई है। कुछ मोहरें दाएं से चौड़ाई गई हैं और जिनसे उत्कीर्ण की दाईं से बाईं ओर लिखना आरंभ किया है और बाद में से कम स्थान पर पकड़ा गया है।
जगह भी कम है, स्थान भी कम है, ये सारी चीजें इसमें देखी गई हैं और इनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह की लिंक थी। क्लियर है? देखिए आगे बढ़े, आगे बढ़ के देखें। चलिए अब उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मोहर, तांबे, औजार, मर्तमान, अडंबर, तांबे, मिट्टी के लघु पट्टिका, आभूषण, छड़े, यहाँ तक कि सूचना पट है। याद रखिए कि नष्टप्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता है कि इस कारण लगा जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी। यानी कि अगर चीजें लिखी पढ़ी मिल रही हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है क्या कि वहां की जो पॉपुलेशन थी वो कैसी थी, पढ़ी लिखी थी, वो चीजों को जानती थी, आभूषण को, पढ़ाई लिखाई को उसी प्रकार से वो उसका प्रयोग भी आपका करते थे। अब ऐसी ही मूर्ति आपने एक कक्षा 6 या 7 की क्लास में देखी होगी, फायांस की बनी हुई मूर्ति थी ऐसी, सेम पढ़ी है ना आपने। आप देखिए आगे बढ़ते हैं। बाट, बाट क्या होते थे? विनियमन, विनियम, यानी कि आप चीजों को खरीद या बेच रहे हैं। बाट एक सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली है। ये बाट सामान्यतः पत्थर के बने हैं। आमतौर पर ये किसी तरह के निशान रहित घनकार होते हैं। इन बाटों को निचले में द्वि आधारित, क्लियर है, दशमलव प्रणाली के अनुसार छोटे बाटों में बांटा जाता है। आभूषणों, मनकों को तोलने के लिए और धातु से तराजू को पकड़ने के लिए सारी चीजें बनती थी। क्लियर है? इन्हें आप देख सकते हैं। अब देखिए, हड़प्पाई समाज में जटिल फैसला लेने और कार्रवाई करने के संकेत मिले। हड़प्पाई पुरातत्व वस्तु असाधारण रूप से है, जैसा कि मृत भांड, मोहर, बाट, ईंट में स्पष्ट है और बताया गया है कि ईंट जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी केंद्र में नहीं होता था, जम्मू कश्मीर, गुजरात के क्षेत्र के अनुपात में थी। हमने देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष तौर पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी और ईंट बनाने, विशाल दीवारों और चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। सभी प्रकार के क्रियाकलाप इसमें संगठित थे। कैसे थे? सभी प्रकार के जो क्रियाकलाप थे वो इसमें संगठित थे। तो ये प्राचीन सत्ता का एग्जाम्पल है और उसी की चीजों को हम के अनुसार इस सारी चीजों को देखने के लिए देख लिया। आगे बढ़े। अब देखिए, प्रसाद तथा शासक। सत्ता के केंद्र में सत्ताधारी लोग विषय में पुरातात्विक वितरण हमें त्वरित नहीं देते। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन में प्रसाद की संज्ञा दी है, परंतु इसमें कोई भव्य वस्तु नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति जिसे राजा पुरोहित की संज्ञा दी है, एक मूर्ति मिली है, इसको दी है ये राजा पुरोहित की संज्ञा, और यह नाम भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातात्विक मेसोपोटामिया के इतिहास और वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे। सिंधु क्षेत्र में ढूंढती हैं, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता अनुष्ठानिक प्रथा भी ठीक नहीं समझी जाती और साधना उपलब्ध है क्योंकि लोग अनुष्ठान का निष्पादन करते हैं और उनके पास राजनीतिक सत्ता होती है। क्या कहते हैं? और राजनीतिक अनुष्ठान का निष्पादन करते हैं, परफॉर्मिंग करते हैं क्योंकि उनके पास सत्ता होती है। तो बहुत सारी चीजों को, सत्ता, इतिहास, मेसोपोटामिया में मिली चीजें, मूर्ति, इन सबको आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी अच्छे से। तो एक बार जल्दी से पीछे देख लीजिए जितना हमने पढ़ा है। यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेरी आ रहा है? मोहर किसी प्रकार के, बाट, फलक, चीजें किस प्रकार की हैं? और देखिए हम सब इन्हीं सभ्यताओं के आसपास की बात कर रहे हैं। ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन के आसपास में ही बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन सी सभ्यता फैल रही है, क्या क्या चीज हमको मिली है, किस किस प्रकार की चीजें हैं, मूर्ति है, मनके हैं, बाट है, फलक है, उत्पादन है, तो क्या है,
कैसे कर रहे हैं, विनियमन क्या है, वस्तु को खरीद कैसे रहे हैं, बेच कैसे रहे हैं। अगर आपका कोई तांबा था आपका इधर का, ठीक, वो बहरीन तिलमुर का तांबा भारत में कैसे पहुंच गया, क्या ट्रेड होता था, हो रहा था तो किस माध्यम से हो रहा था, इन सब चीजों को जानने का ही तो प्रयास किया जा रहा है। और इन सब जानने को देखा कि अगर भाई ये लोग मोहर बना रहे हैं, उन पर कुछ लिख रहे हैं, यानी कि ये लोग आपके पढ़े लिखे लोग थे, ये आप किस भाषा में लिखा है, इसका अभी तक कोई प्रयोग या प्रमाणिक हम चीजें नहीं मिली, हम इनको नहीं पढ़ पाए हैं। और प्राचीन काल में क्या सत्ता थी, किस तरह के संग्रह था, ये भी हम देख पा रहे हैं। इसका क्लियर है? देखिए, चलिए, देखिए आपने। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।